नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग प्रश्नोत्तरी की श्रेणी में आज फिर से उपस्थित हुए हैं, जो कि आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन आंसर लिया हुआ है वो पर्यावरण से लिया हुआ है। और पर्यावरण में भी हम लोग आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है जैव विविधता। तो देख नहीं करेंगे जैव विविधता से कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से यूपीएससी के लेवल का या पीसीएस के लेवल का किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजाति की श्रेणी से। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजाति श्रेणी से, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन से, किसी यानी एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता से, भौतिक घटकों का विकास पर्यावरण के प्रभाव में। तो इसका जैव विविधता को परिभाषित क्या करता है कि किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की जो जातियां और प्रजातियां होती हैं वो क्या करता है, जैव विविधता को परिभाषित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी जे बैरो दिया हुआ है, डी कास्ट्री दिया हुआ है, वाल्टर गिरोसन दिया हुआ है और डी आर बैटिस दिया हुआ है। तो जो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था, वाल्टर जी रोशन के द्वारा किया गया था जैव विविधता शब्द का प्रयोग। ठीक है, और सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रयोग रेमंड एफ दसामन ने किया था। क्या किया था, बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किसने किया था, तो एफ दसामन ने किया था। एफ दसमान के द्वारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, एफ दसमान के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाद में वाल्टर जीरोसन ने इसकी व्याख्या किया था। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया था, एफ दसमान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में, या अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो सबसे ज्यादा प्राणियों और पादप जो जाति होती है उसकी जो सबसे ज्यादा विविधता मिलती है, ठीक है, वो कहाँ पर मिलती है, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, वर्षा वनों में या फिर आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय जो हमारा कितना 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है, यानी 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो पाया जाता है क्षेत्र, वहां पे जातियों और पादपों की जो विविधता होती है वो सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में परिवर्तन क्या होता है कि भूमध्य रेखा की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या होती है, अधिकता पाई जाती है। यानी जैव विविधता की तरफ ये क्या जो जैव विविधता है ये भूमध्य रेखा की तरफ क्या होती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ क्या करती है, ये बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है, केरल से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से या फिर तमिलनाडु से। तो जो साइलेंट वैली है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में है। पश्चिमी घाट का सर्वाधिक जैव विविधता वाला
क्षेत्र है साइलेंट वैली, ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है वो? केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश सॉरी हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है, जो प्रचुर वनस्पति यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, या इस क्षेत्र में विदेशी तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश कराई गई हैं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जाति विविधता के दृष्टि से ये क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ भौगोलिक क्षेत्रों का क्या होता है? संगम होता है। भौगोलिक जीवों का क्या होता है? संगम होता है, इसीलिए यहाँ पे जाति विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे जाति विविधता की क्या होती है? समृद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में क्या दिया हुआ है? उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। बिल्कुल करेक्ट है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उच्चांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यता अधिक होती है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, पर्वतीय क्षेत्र ध्यान रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र जैसे जैसे हम ऊंचाई बढ़ेंगे तो वहां पे जो उच्च अक्षांश होते हैं वहां पे जैव विविधता कम होती है। जो निम्न अक्षांश होते हैं, जो उच्च अक्षांश होते हैं वहां पे जैव विविधता कम पाई जाएगी, जो निम्न अक्षांश होंगे वहां पे जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी पर्वतीय क्षेत्रों में। जबकि वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो इसका दोनों आंसर सही होगा। कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही होगा। इसका 1 और 2 दोनों सही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र या ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र है? ठीक है, इसमें से तो भारत में ध्यान रखिएगा 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो इसमें केवल पूर्वी हिमालय आएगा आपका, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं आएगा, और उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में से नहीं है। तो इसमें से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो केवल पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके अलावा भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दो जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थलीय हॉट स्पॉट कौन से हैं? अभी हमने देखा था कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय, सुंदरवन, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। अभी आप कहेंगे कि अभी आपने बताया कि शांत घाटी क्षेत्र में, साइलेंट वैली क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है। जो साइलेंट वैली क्षेत्र है वो इसी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है, शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन, अभिकथन और कारण। कथन, अभिकथन क्या कह रहा है? निम्नलिखित क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। जो पादप प्लवक होता है वो निम्नलिखित क्षेत्र में पादप प्लवक अधिक विविधता करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्र में पानी का खुला क्षेत्र होता है। दिए गए कूट से उत्तर का चयन करना है। अब देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? जो
लिमिटेड क्षेत्र होता है, वहां पे पादप जो प्लवक होते हैं उनकी वृद्धि होती है, और लिमिटेड क्षेत्र का जो पानी होता है वो भी खुला होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके कारण वो वृद्धि नहीं करते हैं। कथन कारण दोनों सही है, परंतु क्या है, व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या क्या है, नहीं कर रहा है। एक सेकंड, व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन सही है, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीन मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों में यानी हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है, किसके लिए, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, तो इन तीन मानकों के आधार पर इनको हॉट स्पॉट स्थल घोषित किया गया है, किसके आधार पर घोषित किया गया है, किसके आधार पर घोषित किया गया है, तो ये देखेंगे हम, जाति बहुलता यानी स्थानीय रिचनेस, वनस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति, वनस्पतिक महत्व, आशंका बोध या वनस्पति एवं प्राणी जाति उष्ण आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूल। उपयुक्त में से इन तीन मानकों में कौन सा संदर्भ सही है, कौन सा संदर्भ सही है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही है, एक तो जाति बहुलता के कारण यानी पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, एक तो जाति बहुलता यहाँ पे ज्यादा होती है, दूसरी बात है कि यहाँ की जो स्थानिकता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका यहाँ पे आशंका बोध, वनस्पति और प्राणी जाति का उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूल या अनुकूलन, ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, केवल जाति बहुलता, वनस्पति घनत्व नहीं होता है, ठीक है, मानव जाति का वनस्पतिक महत्व भी नहीं है, और ये भी आपका अनुकूलन भी नहीं सही है, तो इसका पहला, तीसरा और पांचवा सही हो जाएगा। किसमें है भाई पहला, तीसरा और पांचवा, ये रहा आपका पहला, तीसरा और पांचवा आंसर इसका सही, तो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में या किस भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति, विदेशी जाति का संक्रमण और शाकाहार, शाकाहार को प्रोत्साहन, तो इसमें से कौन सा जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, इसमें से कौन कौन सा हो सकता है, देखिए वैश्विक तापन भी हो सकता है, आवास का विखंडन भी हो सकता है, विदेशी जातियों का संक्रमण भी हो सकता है, लेकिन शाकाहार का प्रोत्साहन नहीं है इसमें, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, यही तीनों आंसर सही होंगे। ठीक है, आपका जो शाकाहार प्रोत्साहन है ये इसके लिए संकट का काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, इनमें से कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा माना जाता है, भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में आगम्य आवास यानी हैबिटेट और प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनाना, तो इसमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया है, तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्राकृतिक आवासों कहे या वनस्पति कहे, तो प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों का विकास तथा झूम खेती, झूम खेती भी क्या है, जैव विविधता के लिए हानि का काम। झूम खेती क्या होती है, एक जगह से जंगल वन को काट करके हर 2-3 साल पे उस दूसरे उस जगह पे खेती करना, और फिर
किसी दूसरे क्षेत्र में अगर वहां की उर्वरकता कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां के जंगलों को काटते हैं, वहां पर कृषि करते हैं, तो इसी को कहते हैं झूम खेती। तो ये भी क्या है, जैव विविधता के लिए खतरा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भारत की जनसंख्या, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से, यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पीढ़ियों, सॉरी, किंतु पक्षियों की जनसंख्या तेजी से घट रही है। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, पक्षियों की जनसंख्या या पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही, क्योंकि शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं, पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा सही होगा भाई? ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रही है तो पक्षियों की जो वास स्थान है, जंगल वन काटे जा रहे हैं, तो ठीक है, इनमें कटौती हो रही है, तो इसमें इसका सही हो जाएगा तीसरा वाला, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ये भी बातें बिल्कुल सही है। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, तो ये बात सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। जैविक कीटनाशक तथा जैविक उर्वरक बड़े पैमाने पर उपयोग किए जा रहे हैं, ये भी बात सही नहीं है। जैविक उर्वरक से इनको नुकसान नहीं होता है, रासायनिक उर्वरक से नुकसान होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, 3 और 4। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को कथन आर कहा गया। कथन ए और कथन आर, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। कारण क्या कह रहा है, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ए क्या कह रहा है, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, बी कह रहा है कथन कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, और सी ऑप्शन कह रहा है कि कथन सही है कारण गलत है, डी ऑप्शन कह रहा है कि कथन गलत है कारण सही है। तो इसका सही आंसर ध्यान रखिएगा ए होगा, सही आंसर क्या होगा, ए होगा कि कथन कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तरों में या पोषण स्तरों की कम संख्या, इनमें से कौन सा जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान रखिएगा कि जो पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता है, ये तो जैव विविधता के लिए क्या है, बढ़ोतरी के लिए अच्छा माना गया है, मध्य व्यवधान भी इसके लिए अच्छा माना गया है, पारिस्थितिक तंत्र की आयु भी इसके लिए अच्छा माना गया है, जबकि पोषण स्तरों में कमी, ठीक है, या पोषण स्तरों की संख्या कम होना, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। पोषण स्तर यानी जो जैव विविधता है उसकी बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि ये क्या है, उत्तरदायी है। पोषण स्तर कम होंगे तो जैव विविधता भी, उसका भी क्या है, हानि होगी, जैव विविधता की हानि होगी, तो इसलिए ये उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य।
तो ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है वो जैव मंडल रिजर्व है। क्या है? जैव मंडल रिजर्व। और वर्तमान में भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने बनाए गए हैं? 18 बनाए गए हैं। वर्तमान में भारत में जो कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है। 18, ठीक है। 18वां हमारा मध्य प्रदेश का पन्ना बनाया गया था, ठीक है। 18वां मध्य प्रदेश का पन्ना बनाया गया था, जबकि पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बनाया गया था। नीलगिरी कहाँ पे है? 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण के द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण के द्वारा, जीन पूल के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो इन सीटू संरक्षण के द्वारा, जिसे कहते हैं स्वस्थाने, स्वस्थाने। तो जो हमारा इन सीटू है, क्या? इन सीटू, इन सीटू को ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्षेत्र, इन सीटू में कौन कौन से संरक्षित किए थे, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान हो गया और पवित्र वन या उपवन हो गए, ये सभी क्या है? इन सीटू के द्वारा संरक्षित किए थे, ठीक है। और जो एक्स सीटू होता है, एक्स सीटू के द्वारा जो वनस्पति होता है, बाग होता है और जीव संवर्धन केंद्र होता है, चिड़ियाघर होता है, ये सभी क्या है? एक्स सीटू के अंतर्गत हम संरक्षित करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, यक्स सीटू और इन सीटू में? तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारी वनस्पतियां होती हैं, जब उनको उनके मूल प्राकृतिक केंद्र के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, जब उनके मूल प्राकृतिक केंद्र के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है, तो वो इन सीटू के अंतर्गत संरक्षित किया जाता है। जब उनके प्राकृतिक मूल क्षेत्र से बाहर हट के संरक्षित किया जाता है कहीं पे, तो उसे हम एक्स सीटू कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एन सीटू और एक्स सीटू, ये पर्यावरण में हमने बहुत अच्छे से बताया है। एक्स सीटू क्या होता है, एन सीटू क्या होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? स्वस्थानीय यानी कौन सा? इन सीटू, इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं माना गया है जैव मंडल, अगार, वनस्पति बाग, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन। तो इसमें से कौन सा नहीं माना गया? वनस्पति बाग। अभी हमने देखा है जो वनस्पति बाग है, ये क्या है? ये एक्स सीटू के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। वाय स्थान इसे कह सकते हैं या फिर इसे यक्स सीटू कहते हैं, यक्स सीटू, यक्स सीटू के अंतर्गत रखते हैं। बाकी इन तीनों को किसके अंतर्गत रखते हैं? इन सीटू के अंतर्गत रखा जाता है, इन सीटू के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो जो वनस्पति बाग है उसे यक्स सीटू के अंतर्गत रखा जाता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए ध्यान रखिएगा, तो जैव मंडल निश्चय या फिर जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जाती है। किसकी? जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्रवाल विरंजन, ठीक है। प्रवाल सेलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, प्रवाल सेलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, सागरी जल में अवसादों का जमाव, वैश्विक उष्मन या वैश्विक उष्मा कह सकते हैं, तापमान कह सकते हैं। तो प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है वैश्विक तापन या फिर वैश्विक उष्मन। ध्यान रखिएगा,
प्रवाल क्या है? जो प्रवाल भित्ति होती है बहुत स्वच्छ जल में नहीं रह पाती है, बहुत गंदले जल में भी नहीं रह पाती है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? वैश्विक तापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या फिर सुंदरबन? किसमें किसमें पाई जाती है प्रवाल भित्ति? ध्यान रखिएगा। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनना है। इसमें 1, 2 और 3 दिया हुआ है, 2 और 4 दिया हुआ है, 1, 3 और 1, 2, 3, 4। तो जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है भारत में, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरबन में भी। ये सभी में पाई जाती है। 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सब में पाई जाएगी। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, क्या कह रहा? मृदा निर्माण, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम या सस्य परागण। ठीक है, सस्य परागण। तो ध्यान रखिएगा, तो जो जैव विविधता है वो मानव का अस्तित्व आधार बनी किसके कारण? मृदा निर्माण, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, ठीक है, मृदा का अपरदन की रोकथाम और सस्य परागण, जो फूलों का परागण या सस्य परागण है। तो इन सभी के द्वारा जो जैव विविधता है वो मानव के अस्तित्व का आधार बनी हुई है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स निम्नलिखित सूचियों में सम्मिलित की जाती है। निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। ठीक है, इसमें से कौन सा है भाई? कौन सी सूची सम्मिलित की जाती है? जैव विविधता, जैव विविधता के प्रमुख स्थलों यानी जो हॉट स्पॉट है, तो प्रखर जो स्थल है उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। हॉट स्पॉट में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जाति की सूची, संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूची, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा IUCN है, जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है, क्या प्रकाशित करती है? रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है। वो किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है, ध्यान रखिएगा, वो किसके लिए सही है? तो वो संकटग्रस्त जो पौधे होते हैं, पशुओं की जो जातियां होती हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार करती है, सूची तैयार करती है, ना कि विभिन्न देशों में, ठीक है, संरक्षित स्थलों के लिए नहीं है। और इसके अलावा जो पशु पौधे और पशु की जातियों की सूची में जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र को शामिल करने की बात रही कि जो विलुप्त होते हैं या विलुप्ति के कगार पे होते हैं या फिर जो संकटग्रस्त होते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है रेड डाटा बुक में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध है, रेड डाटा बुक का संबंध है जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त या विलुप्ति के संकटग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो हमारा रेड डाटा बुक है वो विलुप्त या विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटपन्न जातियों के समूह के अंतर्गत रखा जाता है? यह भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो जो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, ठीक है, यही आपका संकटपन्न जातियों के संदर्भ जो है समूह में रखा जाता है। कश्मीरी महामृग भी है, चीतल, नील गाय भी विद्यमान दिखाई देती है, तो ये संकटग्रस्त नहीं है। हिम तेंदुआ है, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम है वो ये है।
महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वर्णगधा। ठीक है, ये संकट जातियों के समूह के अंतर्गत रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकट किस्म का है? गोल्डन ओरिओल, ग्रेट इंडियन बर्ड्स, इंडियन फैंटेल पिजियन या फिर इंडियन सनबर्ड। तो जो हमारे ग्रेट इंडियन बर्ड्स है, यही क्या है, सर्वाधिक संकटपन्न या सर्वाधिक संकटापन्न किस्म की पक्षी प्रजाति है ग्रेट इंडियन बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब तक वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। यानी कितने वर्ष का वो क्राइटेरिया होता है कि कब हम किसी प्रजाति को विलुप्त मान लेते हैं। तो जो अपने प्राकृतिक आवास में वो 50 वर्षों से नहीं दिखाई देती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसे विलुप्त घोषित कर देते हैं। ठीक है, हम नहीं करते हैं, उसे रेड डाटा बुक विलुप्त घोषित करता है, उसी में है ना घोषित किया जाता है। तो ये कितना इसका वर्ष है, 50 वर्षों के अंतर्गत। अगर 50 वर्षों में कोई पक्षी, कोई प्राकृतिक जीव या प्लांट नहीं दिखाई देता है तो वो क्या है, विलुप्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? डिक्लोफेनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग, जानवरों की कम मृत्यु दर, जानवरों की अधिक मृत्यु दर या फिर स्वच्छता। तो इंडिया में इतना स्वच्छता नहीं है अभी। ध्यान रखिएगा, भारत में जो गिद्धों की तेजी से जनसंख्या घटी है, वो पशुओं को ये जो दर्दनाक जो दवा है, ठीक है, दर्द निवारक जो दवा है डिक्लोजोफेनिक दवा है, ये जानवरों को दी जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे गिद्ध है, इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घट रही है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही, यानी कौन सा वृक्ष है जो प्रजाति प्रजनन में असफल है, मॉरिशस में पाया जाता है? फक्ता, डोडो, कंडोर या स्क्वा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो वृक्ष है वो कौन सा वृक्ष है? डोडो। डोडो डोडो ये मॉरिशस में पाई जाती है। डोडो वृक्ष कहाँ पे? मॉरिशस में पाई जाती है। तो थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले क्लास में, ठीक है, किसी नए सब्जेक्ट के साथ या अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।